Hello everyone, let us look at a very interesting problem from the chapter of AC circuits from JEE Advanced 2025. So this question is quite simple actually, but इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो AC सर्किट चैप्टर का एक बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, राइट. In fact, you can say this is where the chapter of AC circuit actually begins, right? तो as I always try on this channel, what I will do is कि इस क्वेश्चन के ज़रिए I will try to teach you a very important concept. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन हो जाता है कि हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं जेईई एडवांस्ड का और उसके ज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी सीख जाते हैं जो कि हमारे फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट विल हेल्प अस सॉल्व अदर क्वेश्चंस, राइट. तो क्वेश्चन तो सिंपल है, बट लेट अस फर्स्ट लुक एट बेसिक कॉन्सेप्ट. कि मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर को मैंने सीरीज़ में लगा दिया और उन तीनों के साथ सीरीज़ में मैंने एक एसी करंट का सोर्स भी लगा दिया, एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया. नॉट टू कॉल इट अ करंट सोर्स बट टू कॉल इट अ वोल्टेज सोर्स, राइट. तो इस तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को क्वेश्चन में Z बोला जा रहा है, राइट. कि मतलब इस R की वैल्यू, C की वैल्यू और L की वैल्यू कुछ भी हम चूज़ कर सकते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वी कैन गेट अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट इन दिस ब्रांच. तो क्वेश्चन में यही करना है कि हमें वो वोल्टेज गिवन है और अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं R, C और L के. जैसे फर्स्ट ऑप्शन है उसमें C और L है ही नहीं, उसमें सिर्फ R है. सेकेंड ऑप्शन में R और L है, C नहीं है. तो डिपेंडिंग ऑन दिस वी विल गेट अ करंट, अ पर्टिकुलर करंट फंक्शन विच दे हैव डिपिक्टेड एज ग्राफ्स, राइट. तो वो फंक्शन पहले निकालना होगा और फिर बाद में ग्राफ उसका बना ही लेंगे. सो दिस इज़ हाउ विल डू द क्वेश्चन. तो इसका क्या मेथड होता है कि मान लेते हैं हमें ये जो वोल्टेज सोर्स है वो तो गिवन है, वी एम इंटू साइन ओमेगा टी टाइप का गिवन है. वी एम और ओमेगा की कुछ वैल्यू गिवन है, वो हम बाद में पुट कर देंगे. पहले हम जनरल वैल्यूज़ लेके सॉल्व करेंगे बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड द जनरल कॉन्सेप्ट, राइट. सो the voltage is given. We will assume that the current flowing at time t in the circuit is IT, right, and that IT is some maximum value Im into sin omega t plus alpha. अब ये Im क्या होगा हमें नहीं पता, बट ओमेगा सेम होगा ये हमें पहले से पता है. मतलब this we are assuming, right. You can say that we already know it, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि we are assuming कि करंट भी सेम फ्रीक्वेंसी का होगा, राइट. दिस इज़ अ रीजनेबल गेस एंड यू कैन से कि इस मतलब फ्रीक्वेंसी को हम सेम मान के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड अगर हमें कोई सोल्यूशन मिल गया देन दैट इज़ द सोल्यूशन, राइट. मतलब ऐसे सोच सकते हैं कि इट इज़ अ रीजनेबल गेस टू अज्यूम दैट द ओमेगा विल बी द सेम एज द ओमेगा ऑफ द वोल्टेज सोर्स. एंड प्लस अल्फ़ा तो कुछ फेज डिफरेंस आ जाएगा वोल्टेज से, ये हमने अज्यूम किया है, और वो क्या फेज डिफरेंस है वो हमें नहीं पता है, राइट. दैट वी विल हैव टू फाइंड आउट. तो एसेंशियली ये Im और ये अल्फ़ा आर टू थिंग्स दैट वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन. तो कैसे करेंगे? सिंपल है कि हमने करंट को अज्यूम कर लिया अननोन, और उस करंट के टर्म्स में हम इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, और उन तीनों पोटेंशियल डिफरेंसेस को अगर ऐड कर दिया then that sum should be equal to this Vt. That makes sense, right? So the potential difference across the resistance is IR. The potential difference across the capacitor is Q by C, where what is Q?
Q is the charge accumulated on the capacitor, right? और कैपेसिटर इनिशियली अगर अनचार्ज था, then the total charge accumulated by time t on the capacitor is integral it dt, right? तो ये तो पता ही हमें कि करंट इज इक्वल टू dq by dt, राइट? कि कैपेसिटर के अंदर जो करंट जा रहा है दैट इज इक्वल टू dq by dt. So multiplying both sides by dt and integrating, we get this, that q is equal to integral I dt. So this is very simple. I am assuming कि आप AC सर्किट्स पढ़ रहे हो, तो आप AC सर्किट से सारे पहले वाले सारे चैप्टर्स की आपकी प्रैक्टिस होगी, DC सर्किट्स, कैपेसिटर्स, EMI की आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी. ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली. ये तो इम्पोर्टेंट है ही कि आपको पहले का पता होना चाहिए. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज Q by C विच इज़ दिस, राइट? तो इंटीग्रल कर दिया हमने, तो करंट का ये फंक्शन अज्यूम किया हुआ है, इसका इंटीग्रल लिख लिया, तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है और 1/ओमेगा भी हो जाएगा क्योंकि टी का कोफिशिएंट ओमेगा है. फिर कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा को मैंने ऐसे लिख लिया. नाउ दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये SHM में भी इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी, मैथ्स में भी पढ़ी होंगी, इसे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि कॉस ऑफ समथिंग इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट समथिंग माइनस पाई बाई 2. ऐसा सोच सकते हो कि साइन फंक्शन, मतलब इसको ग्राफिकली भी समझ सकते हैं. सो लेट मी एक्सप्लेन, जस्ट अ सेकेंड. सो इस पॉइंट को ग्राफिकली भी समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ कैसे गए, राइट? तो इफ आई ड्रॉ द साइन फंक्शन, राइट, ये साइन फंक्शन है, तो ये साइन थीटा है, मतलब ये साइन एक्स है मान लेते हैं, तो ये दिस इज एक्स, राइट? तो ऐसे सोचना है कि ये माइनस पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, ठीक है? और कॉस का फंक्शन भी बना लेते हैं, माइनस कॉस का ग्राफ भी बना लेते हैं. तो माइनस कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, सो दिस इज माइनस कॉस एक्स. तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आप साइन फंक्शन को देखते हो और उसमें आप यहाँ से शुरू करते हो, राइट? ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मैं साइन एक्स की जगह साइन एक्स माइनस पाई बाई 2 कर देता हूँ, तो एसेंशली मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे ही इस फंक्शन में अगर मैं कोई एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये क्या आंसर देगा? ये उस वैल्यू से पाई बाई 2 पीछे वाले वैल्यू पे जो साइन की वैल्यू थी, जो ग्राफ की वैल्यू थी, वो आंसर देगा. कि अगर मैंने इसमें एक्स की ये वाली वैल्यू डाली, कुछ यहाँ पे एक्स नॉट है, ये वैल्यू इस फंक्शन में डाल दी यहाँ पे, तो लेकिन ये माइनस पाई बाई 2 भी हो रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसका आंसर देगा ये. तो यहाँ पे जो साइन की वैल्यू होगी वो आंसर देगा. तो एसेंशली ऐसा ही हो गया ना कि मेरा जो y एक्सेस है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मेरा जो y एक्सेस है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, पीछे शिफ्ट हो गया. एंड दैट फंक्शन लुक्स लाइक दिस फंक्शन. तो अगर मैं ये फंक्शन लेता हूँ साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 2 and I put some value of x in it, I will get the same answer that I will get from this function which is minus cos x. कि साइन ऑफ x में मैंने x की वैल्यू ये पुट करी, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी, तो माइनस पाई बाई 2 से मेरे को ये आंसर मिल रहा है. तो एक्चुअली मेरे को पाई बाई 2 पीछे वाले चीज़ का आंसर मिल रहा है. तो मैं ग्राफ को यहाँ से शुरू करने के बजाय यहाँ से शुरू करूँगा.
सो दैट वुड बी द एक्चुअल ग्राफ फॉर दिस फंक्शन. बट ये ग्राफ जो होता है वो विजुअली माइनस कॉस एक्स का ग्राफ है. तो दिस इज हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू वेरीफाई दिस एंड ऑल्सो हाउ टू मेमोराइज दिस कॉन्सेप्ट. आपको ऐसे ही मेमोराइज करना है इसको, क्योंकि ग्राफ से विजुअली ये कन्वर्जन्स करना इजी हो जाता है और फिर याद करना भी इजी हो जाता है, बिकॉज विजुअली आपको जल्दी से याद आ जाता है. ओके तो ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए. So this after this interconversion we have this. This is the potential difference across the capacitor. कि Q by C मतलब 1 by C into integral of current. इंटीग्रल ऑफ करंट मतलब जो फंक्शन था करंट का उसका इंटीग्रल कर दिया बस. 1 by ओमेगा आ गया और साइन की जगह माइनस कॉस आ गया और फिर उसको कन्वर्ट करके ऐसे लिख लिया, ताकि क्योंकि हमें सारे आंसर साइन में चाहिए, हमें सब कुछ साइन में चाहिए. थर्ड ऑप्शन, जो कंपोनेंट है वो हमारा इंडक्टर है, सीरीज में लगा हुआ है जो, तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज L इंटू डी आई बाई डी टी. करंट का फंक्शन अगेन लिया, उसका टाइम डेरिवेटिव ले लिया, कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा का टाइम डेरिवेटिव, सॉरी करंट का फंक्शन में साइन था तो उसका टाइम डेरिवेटिव कॉस हो गया. फिर अगेन कॉस ऑफ समथिंग इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट सेम समथिंग प्लस पाई बाई टू. तो यहाँ पे भी ग्राफ से समझ सकते हैं कि अगर इसी ग्राफ में मैंने यहाँ से शुरू किया होता, क्योंकि मैं अब साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू ले रहा हूँ, तो मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा एक्स की तो आंसर उससे पाई बाई टू आगे वाली एक्स की वैल्यू का आएगा इस फंक्शन से, क्योंकि फंक्शन के अंदर पाई बाई टू और ऐड कर रहा है. तो इफेक्टिवली यही हो गया कि यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब मैं ज़ीरो डालूंगा तो वो पाई बाई टू का आंसर देगा, जब मैं पाई बाई टू डालूंगा तो वो पाई का आंसर देगा, एंड सो ऑन. सो आई विल गेट द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स. सो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू और कॉस एक्स सेम होते हैं. तो ये मतलब एक मेन कॉन्सेप्ट नहीं है इस वीडियो का, मेन पर्पस नहीं है इस वीडियो का, बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दीज थिंग्स यू शुड नो वेरी वेल. तो ये हमारा इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. तो तीनों टर्म्स को मैं ऐड कर देता हूँ. वाई? क्योंकि तीनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, और तीनों सीरीज़ में लगे हुए हैं तो द सम ऑफ ऑल थ्री ऑफ देम शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, द इनपुट वोल्टेज, राइट. दिस इज जस्ट KVL. ये KVL है, आपका फैमिलियर सा KVL है फ्रॉम DC सर्किट्स, राइट. सो दिस इज योर KVL. सो तीनों चीज़ों को ऐड कर दिया मैंने जो मैंने निकाली थी अभी. अब हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, विच इज़ द मेन पार्ट, विच इज़ द मेन कॉन्सेप्ट जो कि जिसकी वजह से ये वीडियो बना है, राइट. दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसी सर्किट्स का. अगर वो आपको समझ में आ गया तो बाकी चीज़ें तो फिर वहाँ से आप कर लोगे. ये मेन चीज़ है. तो क्या है, व्हाट इज़ द मेन थिंग, कि यहाँ पे हमें 3 साइन फंक्शंस को ऐड करना है, राइट. और तीनों साइन फंक्शंस की फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज डिफरेंस है कुछ, और आगे जो चीज़ है वो भी अलग अलग है. तो मतलब इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं. जो आगे जो चीज़ होती है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जो अंदर पूरी चीज़ होती है उसको फेज बोलते हैं. ये पूरी चीज़ को फेज बोलते हैं एक्चुअली. तो फेज अलग अलग है सबका, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, बट फ्रीक्वेंसी सेम है. तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं कि एडिंग थ्री और मोर
या 2 और मोर, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, साइन फंक्शंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ऑफ सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और साइन फंक्शन है तो कॉस फंक्शन भी हो सकता है, तो साइन को कॉस में इंटर कन्वर्ट कर ही सकते हैं, जैसे अभी मैंने किया है फेज π/2 ऐड सब्ट्रैक्ट करके। तो साइन फंक्शंस आर being added, 2 or more of them are being added and they have the same omega, right? तो इसको कैसे समझते हैं? पहले तो हम हर एक साइन फंक्शन, किसी भी साइन फंक्शन को एक रोटेटिंग वेक्टर के y कंपोनेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? कि अब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, अगर मान लेते हैं, मतलब साइन फंक्शन के अंदर ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी है, तो जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ाएंगे, राइट, so this omega t is going to increase, and as I increase this omega t, this vector will rotate। और अगर मैं ये बोलता हूँ कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पे उस वेक्टर का y कंपोनेंट लेना है मेरे को, तो वो साइन ओमेगा टी होगा, प्रोवाइडेड दैट जो एम्पलीट्यूड था आगे, तो ये जो एम्पलीट्यूड था आगे, मतलब ये वाली चीज़, दैट इज द लेंथ ऑफ दैट वेक्टर, कि वेक्टर की जो लेंथ है, मतलब जो साइन फंक्शन का एम्पलीट्यूड है, तो शुरुआत से देखते हैं कि साइन फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड है उसके बराबर लेंथ का एक वेक्टर ले लो, उस वेक्टर को ऐसे रखो कि उसकी टेल ओरिजिन पे है और उसको रोटेट करने लगो, और ऑब्वियसली t इक्वल टू 0 पे तो वो वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ऐसे होगा, क्योंकि जब t इक्वल टू 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर क्या है कि इसका जो एंगल है, मतलब ये वेक्टर कैसे रोटेट कर रहा है कि t इक्वल टू 0 पे ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और फिर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। बस ये these are the two properties of that rotating vector, that at t equal to 0 it is along the x-axis, and then it rotates with constant angular velocity omega with in the anti-clockwise direction। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, और एक तीसरी भी ये कि उसकी लेंथ इज द सेम एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साइन फंक्शन, देन at any instant if we take the y component, which is this y component, the shadow of that vector on the y axis, तो वो im into sin omega t होगा वो तो अपने आप ही होगा, है ना। एंड इट ऑल्सो वर्क्स फॉर नेगेटिव वैल्यूज, कि जब ये वेक्टर यहाँ पहुँच चुका होगा तो ये एंगल विल बी दिस। तो हमें पता है कि फर्स्ट दोनों क्वाड्रेंट्स में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और साइन नेगेटिव होता है मतलब एंगल नेगेटिव होता है। एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया बिटवीन 180 एंड 270, तो उसका साइन अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस when the angle goes into the third quadrant, sine automatically becomes negative, right? So this is how it works, कि any sine function can be represented as the मतलब अब उसको अब रोटेटिंग वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, मतलब अब ऐसे सिंपल तरीके से भी सोच सकते थे कि ना कोई साइन थीटा कोई फंक्शन है, अगर ये थीटा है और इसका लेंथ a है, सो दिस विल बी a साइन थीटा, राइट। तो बट ये वेक्टर रोटेट नहीं कर रहा, ये वेक्टर एक जगह पे है,
बट अगर हम बोले कि थीटा चेंज हो रहा है, थीटा टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो वो रोटेटिंग वेक्टर हो जाएगा, राइट। बट दोनों केसेस में ये बात ट्रू है कि अगर कोई वेक्टर है जिसका लेंथ a है और इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे थीटा या ओमेगा टी जो भी एंगल है दैट इज ऑलवेज द एंगल मेड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसे यहाँ से यहाँ पे मैंने एंगल मेजर किया, तो यहाँ से पूरा एंगल मेजर किया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, राइट। एंड ऑब्वियसली 2 पाई के बाद वो वैल्यू रीसेट हो जाएगी, मतलब 2 पाई कितनी बार भी ऐड कर दो उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है साइन के वैल्यू पे, तो दैट डजेंट मैटर, बट द एंगल इज गेटिंग मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। तो दोनों केसेस में ये बात ट्रू है कि कोई भी वेक्टर है और इट मेक्स एन एंगल, इट मेक्स सम एंगल with the positive x-axis, then its y component of that vector, ये y axis है, ये x axis है, y component of that vector will be sin theta or sin omega t, whatever the angle is. but क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम का फंक्शन है, the angle is a function of time, omega t है वो एंगल, तो we are saying that it is a rotating vector, कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो वेक्टर रोटेट भी कर रहा है, एंड दीज रोटेटिंग वेक्टर्स आर कॉल्ड फेजर्स। और फिर ये जो बाकी का यहाँ पे चीज़ एडेड है अल्फ़ा π/2, ये तो मतलब ऐड कर ही सकते हैं कि मतलब t=0 पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो t=0 पे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर वेयर दिस इज अल्फ़ा, कि हम बना देते हैं, तो इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर देन इट विल बिकम sin ओमेगा t प्लस अल्फ़ा, कि वो तो इनिशियल एंगल है कि t=0 पे क्या एंगल था विद द एक्स एक्सिस, राइट। तो ये हुई पहली बात। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये सबको समझ में आ गया है कि हमारा गोल क्या है, हमें 3 साइन फंक्शंस ऐड करने हैं। उसमें हमने पहली चीज़ क्या समझी कि पहले तो सारे साइन फंक्शंस को एक रोटेटिंग वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, रोटेटिंग वेक्टर के y कंपोनेंट की तरह सोच सकते हैं। फिर क्योंकि हमें तीनों y कंपोनेंट्स को ऐड करना है, तो अब ये बात सोचेंगे सेकंड वाली, द सम ऑफ द y कंपोनेंट्स ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स इज इक्वल टू द y कंपोनेंट ऑफ देयर वेक्टर सम। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं और तीनों के y कंपोनेंट्स को ऐड करना है, तो पहले क्या करो, उन तीनों वेक्टर्स को ऐड कर दो और बाद में जो सम मिले, वेक्टर सम मिले, उस वेक्टर सम का y कंपोनेंट ले लो। क्योंकि अगर जैसे मान लेते हैं, मैंने सिंपल चीज़ है बहुत, इसमें कोई बात करने वाली है नहीं, बट लेट अस सी। तो इन दोनों को ऐड करना है मान लेते हैं, या मतलब मेरे को y कंपोनेंट्स को ऐड करना है, तो ay प्लस by कैसे मिलेगा मेरे को, कि मैं पहले क्या करूँगा, मैं बोलूँगा y कंपोनेंट ऑफ a प्लस b, ये बोल रहा हूँ मतलब कि आपको y कंपोनेंट्स को ऐड करना है, तो इसके बजाय क्या करो कि वेक्टर्स को ही ऐड कर दो पहले, ठीक है। तो देखते हैं वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे, वेक्टर्स को ऐड कर दो और फिर बाद में y कंपोनेंट ले लो। तो कैसे ऐड करेंगे, सो लेट अस लुक कि पहला वाला जो वेक्टर था, पहला वाला जो साइन फंक्शन था, उसको मैंने इसके अलॉन्ग ले लिया। तो ये कौन सा टाइम इंस्टेंट मैंने दिखाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एट द इंस्टेंट व्हेन ओमेगा टी प्लस अल्फा इज 0, दिस इज दैट टाइम इंस्टेंट, दिस इज दैट टाइम इंस्टेंट व्हेन ओमेगा टी प्लस अल्फा इज 0। तो मतलब ये जो अंदर का पार्ट है ये 0 है इस फंक्शन में, पहले वाले फंक्शन में जो अंदर वाला पार्ट है वो 0 है। तो ये वाला जो वेक्टर है, और करंट के फंक्शन में भी यही था, हमारा करंट का फंक्शन क्या था, आई एम इंटू
साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा था हमारा करंट का फंक्शन। तो करंट का फंक्शन और रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फंक्शन, दोनों के फेजर्स हमारे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होंगे क्योंकि वो एंगल अभी जीरो है। राइट, और वहाँ से फिर टाइम बढ़ना शुरू होगा तो ये वाला वेक्टर ब्लैक वाला और ये वाला वेक्टर दोनों रोटेट करना स्टार्ट करेंगे इस डायरेक्शन में। सिमिलरली कैपेसिटर वाले को देखो तो कैपेसिटर वाले में -π/2 है तो इसलिए वो यहाँ पे आ जाएगा कि वो π/2 पीछे है इनसे। कि मैं बोलूँ कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मैं 270 डिग्री भी बोल सकता था, उसकी जगह मैंने -π/2 बोल दिया, विच इज़ द सेम थिंग। क्योंकि आप एंगल में से 2π सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 2π ऐड कर सकते हो, दैट इज अलाउड बिकॉज साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ऐसे इंडक्टर में +π/2 है तो उसका वेक्टर आगे की तरफ होगा ऐसे। आई थिंक इट मेक सेंस। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो पिक्चर है ये इस टाइम इंस्टेंट पे है व्हेन ओमेगा टी प्लस अल्फा इज 0, तो उससे आ जाएगा t इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई ओमेगा। उससे ये आ जाएगा, दिस इज दैट टाइम इंस्टेंट। बट अब अगर हम टाइम को आगे बढ़ाएंगे तो ये पूरा जो पिक्चर है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। दिस इज द beautiful concept behind this concept of phasors. So phasors are rotating vectors. These rotating vectors are used to represent sine functions और cos functions। कि अगर एक रोटेटिंग वेक्टर ले लिया तो उसका जो y कंपोनेंट होगा वो हमेशा एक साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो क्योंकि हम साइन फंक्शंस को ऐड करना चाहते हैं और एंड इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू ऐड वेक्टर्स, तो हम उन साइन फंक्शंस को वेक्टर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि साइन फंक्शन वेक्टर नहीं है, वेक्टर और साइन फंक्शन सेम चीज़ नहीं है। वेक्टर का वाई कंपोनेंट्स वो साइन फंक्शन देगा हमेशा, ये चीज़ याद रखनी है। तो वेक्टर बना लिए पहले, और क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ये हमने पहले बात बोली थी कि सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए तभी ये मेथड वर्क करेगा। अगर सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये जो वेक्टर्स का आपस का रिलेशनशिप है वो सेम रहेगा, क्योंकि सबकी जो एंगुलर वेलोसिटी है रोटेशन की वो सेम है। तो एंगल्स जो होंगे, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये सब कांस्टेंट रहेंगे। बस ये एक्स और वाई एक्सिस के रिलेटिव ये वेक्टर्स रोटेट करते रहेंगे। तो अगर मैं इन वेक्टर्स को ऐड करता हूँ तो आई विल गेट दिस वेक्टर। वो तो सिंपल है, वो तो कर ही लोगे, वो तो बहुत बार किया हुआ है वेक्टर्स में। तो जब ये वेक्टर मिलेगा आपको, जो एडिशन है इन तीनों वेक्टर्स का VR, VL और VC, सो दिस मेक्स एन एंगल फाई विद द एक्स एक्सिस। वो एंगल फाई हम निकाल सकते हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड VM निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाला मैंने। तो ये VM ये इतना होगा, ठीक है। और ये जो चीज़ है इसको मैं Z बोल देता हूँ, ठीक है। ये मतलब सिंपल मैथमेटिक्स है, यू कैन लुक थ्रू इट, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं Z बोल देता हूँ, एंड दिस इज नोन एज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। दिस इज नोन एज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन।
इम्पीडेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। और फाई भी मैं निकाल लेता हूँ, फाई भी इसी डायग्राम से निकाला मैंने, वी एम भी इसी डायग्राम से। वी एम इज जस्ट इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड कर दिया। ये वेक्टर कैसे आया था, ये वी एल माइनस वी सी था, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो बस कुछ नहीं है, स्क्वायर करके ऐड कर दिया ऐसे, तो ये आ गया। और जो फेज एंगल था वो भी tan इनवर्स से निकाल लिया, tan इनवर्स दिस ओवर दिस। इट्स वेरी सिंपल, वेक्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हम बिल्कुल वेक्टर्स की तरह ऐड कर रहे हैं इन वेक्टर्स को, इन एरोज को, फेजर्स को। तो एसेंशियल बात ये हुई, ये तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो आप जानते हो, तो देख ही लोगे, तो कुछ नहीं है। एसेंशियल बात ये हुई कि ये करंट का फेजर है जो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, t इक्वल टू 0 नहीं है, सॉरी, t इक्वल टू माइनस अल्फा बाई ओमेगा है, विच इज़ डिफाइंड बाई दिस। मतलब कोई भी एक टाइम इंस्टेंट है जिसपे करंट का फेजर इज अलॉन्ग दिस, उसी इंस्टेंट पे वी आर इज अलॉन्ग दिस, वी एल इज अलॉन्ग दिस एंड वी सी इज अलॉन्ग दिस with their own amplitudes. As we increase time, all three of them rotate together, and therefore if अगर मैं इस इंस्टेंट पे तीनों का रिजल्टेंट ले लेता हूँ तो वो रिजल्टेंट भी फिर साथ में रोटेट करेगा, एंड दैट रोटेटिंग रिजल्टेंट विल रिप्रेजेंट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। एंड जो करंट है सर्किट के थ्रू, दैट इज रिप्रेजेंट बाय दिस वेक्टर। तो फिर ऐसा हो जाएगा कि करंट और पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक फेज डिफरेंस आ जाएगा विच इज फाई। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। राइट, और ये जो वी एम है कि टोटल पोटेंशियल की हमने तीन टर्म्स ऐड किए, तो तीनों का जो सम है दैट नाउ बिकम्स इक्विवेलेंट टू दिस वन फंक्शन। हमें तीन साइन फंक्शंस को ऐड करना था, उनको ऐड करके हमें ये मिल गया। तो इसमें हमें वी एम निकालना पड़ेगा, वो वी एम हमने निकाल लिया कि वेक्टर्स को ऐड कर दो। फाई निकालना था, फाई हमने निकाल लिया कि दिस tan इनवर्स ऑफ दिस ओवर दिस। सिंपल ज्योमेट्री से वो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे फोटो में। अब आप पूछोगे वेक्टर्स को कैसे ऐड कर रहे हैं, तो साइन फंक्शंस थे, तो इसलिए तो कर पा रहे हैं क्योंकि वेक्टर्स और साइन फंक्शन के बीच में एक बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है कि कोई भी वेक्टर है जिसका टेल ओरिजिन पे है एंड इट मेक्स अ पर्टिकुलर एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उस वेक्टर का वाई कंपोनेंट हमेशा एक साइन फंक्शन देगा। This sine function का amplitude will be the same as the length of that vector. This is the concept of phasors. और अगर वो जो एंगल है वो टाइम के साथ बदल भी रहा है, टाइम के साथ ग्रो कर रहा है, ओमेगा टी है एंगल, तो फिर वो वेक्टर रोटेट करता रहेगा एट अ पर्टिकुलर एंगल वेलोसिटी ओमेगा, गोल गोल घूमता रहेगा, और उसके साथ वो साइन फंक्शन ऑसिलेट करता रहेगा, वाई कंपोनेंट ऑसिलेट करता रहेगा कि पहले ग्रो करेगा, वाई कंपोनेंट ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, एंड द साइन फंक्शन विल कीप ऑसिलेटिंग लाइक दिस। दिस इज द ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर्स। तो हुआ क्या कि तीन पोटेंशियल डिफरेंसेस के टर्म्स को हमने ऐड करके एक में कंप्रेस कर दिया, and that is the potential difference across the combination of all three, and that must be equal to the voltage source that we have applied। तो वो भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं कि Vm और फाई की वैल्यूज़ क्या आई। तो Vm की वैल्यू ये आई Im into Z। Im is the current amplitude, Vm is the voltage amplitude in the circuit। वोल्टेज एम्पलीट्यूड मतलब तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तीनों कॉम्बिनेशन, तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, तो उनका जो रेशो है
that is Z. So that impedance is playing the same role that resistance plays in the Ohm's law. It's just like resistance, you can say कि V इक्वल टू आई आर टाइप का रिलेशन है, बट आर की जगह एक दूसरी क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों लगे हुए हैं. तो वी गेट दिस. राइट. एंड phi we get as cos inverse of r by z or tan inverse of this. ऐसे भी, but commonly it is represented like this. ठीक है. तो अब ओरिजिनल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं. तो हमने ओरिजिनली क्या किया था, हमने सर्किट लिया था और हमें ये गिवन है, हमें वी टी गिवन है, हमें आई टी निकालना है. जबकि हमने जो पूरा प्रोसेस किया उसमें हमने आई टी को अज्यूम करके वी टी को निकाला. तो अब हम क्या करेंगे कि जो वी टी हमने निकाला, विच इज़ दिस, विच वॉज दिस, विच वी जस्ट फाउंड, वो कैसे निकाला था, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करके. सो वी गेट दिस. उस वी टी को हम ओरिजिनल इस फंक्शन से कंपेयर कर लेंगे कि हमें तो वी टी ये गिवन है कि तीनों के अक्रॉस ऐड करके जो पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए वो इसके बराबर ही तो आना चाहिए, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है सब कुछ. तो कंपेयर किया कि इसके अक्रॉस तो मतलब ये वी एम कर लिया कंपेयर, तो वी एम इज इक्वल टू आई जेड आ गया, आई एम इंटू जेड जो ऊपर लिखा है. और इसके अक्रॉस जो ओमेगा टी के आगे कुछ नहीं है, ज़ीरो है, तो ये वाला पार्ट ज़ीरो होना चाहिए. सो दिस गिव्स अस दिस. कि अल्फ़ा तो मैंने अज्यूम किया था ना, ये अल्फ़ा मैंने अज्यूम किया था. सो नाउ आई गेट द फंक्शन ऑफ करंट विच इज़ वी एम बाई जेड इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई. सो अब इस आंसर को सोचेंगे कि इसका क्या मतलब है. कि अगर मेरे को तीन कंपोनेंट्स गिवन है और उसके क्रॉस मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया विच इज़ गिवन बाय दिस फंक्शन, देन द करेंट फंक्शन दैट आई गेट इन द सर्किट इज दिस, वेयर z is equal to this function, z is equal to this and phi is equal to this. तो z और phi जो है they are parameters, they are quantities which depend on the values of r, c and l, and उनके टर्म्स में वी कैन राइट द करंट थ्रू द सर्किट. सो दिस इज द समरी and let us end this first part of the video over here, and then the second part we will solve the given question. So this is a very important concept discussed here about phasors and how to derive the current function in an RLC circuit. This is the RLC circuit. RLC circuit में अगर current function निकालना है गिवन द वोल्टेज फंक्शन, तो कैसे करते हैं और मैथमेटिकली कैसे वर्कआउट करते हैं यूजिंग फेजर्स. सो दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ AC सर्किट्स, एंड यू शुड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, एंड देन यू शुड वॉच द second part of the video in which I have solved the JEE advanced problem.